दोस्तों, कभी आपने गौर किया हो तो कई मूवीज या कार्टून या कहीं ना कहीं ये जरूर लोग बोलते हैं कि वो रॉकेट साइंस जैसा काम नहीं है। क्या आपने कभी इसका मतलब समझने की कोशिश की कि आखिर ये रॉकेट साइंस है क्या और कैसे काम करता है और लोग इसे एज अ जोक क्यों मानते हैं? तो चलिए दोस्तों, फिर मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, विश्व में पहली बार बारूद का उपयोग करके रॉकेट का विकास आज से 700 साल पहले सेंट्रल चाइना के सोंग राजवंश के समय में किया गया था। ऐसे दस्तावेज मिले हैं कि 1245 ईस्वी में सोंग राजवंश की नौसेना इसका इस्तेमाल सैन्य अभ्यास के लिए किया करती थी। बाद में मंगोलों ने चीनी रॉकेट तकनीक को अपना लिया, जिससे यह महत्वपूर्ण खोज मंगोल आक्रमणों के साथ मध्य पूर्व जैसे सऊदी अरब, इराक, ईरान, सीरिया आदि तथा यूरोपीय देशों में 13वीं सदी के मध्य तक फैल गया। दोस्तों, मॉडर्न रॉकेट टेक्नोलॉजी का विकास 19वीं सदी के बाद ही हो सका। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान शक्तिशाली रॉकेट का खूब विकास हुआ। इस काल में रॉकेटों के ऊपर बम रखकर इन्हें युद्ध के वेपन्स में बदल दिया गया। जर्मनी के सरकारी रॉकेट केंद्र में 1942 में V2 नाम का शक्तिशाली रॉकेट बनाया गया। 1944 से 1945 के दौरान जर्मन सेना ने V2 रॉकेट पर बम लादकर लंदन शहर पर छोड़ दिए। युद्ध के समय के आंकड़े बताते हैं कि 7 महीनों की अवधि में इंग्लैंड पर 11,115 रॉकेट गिरे। V2 रॉकेटों ने लंदन शहर में जन धन दोनों की ही क्षति करके बड़ी तबाही मचा दी। कुल मिलाकर इस बमबारी में 2,724 लोगों की जान गई और लगभग 6,000 से अधिक घायल भी हुए। दोस्तों, लेकिन आपके वक्त में इसका प्रयोग मानव निर्मित उपग्रहों को धरती के ऑर्बिट में स्थापित करने तथा मनुष्य को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए किया जा रहा है। मनुष्य रॉकेट की ही सहायता से चंद्रमा की यात्रा कर चुका है और अब आने वाले दशकों में इसके द्वारा ही हमारे नजदीकी मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी भी की जा रही है। दोस्तों, अभी तक जो मैंने आपको बताया वो थी रॉकेट की जर्नी, और जो मैं अब आपको इस वीडियो के आगे बताने वाला हूँ वो होगा कि रॉकेट क्या है, रॉकेट का सिद्धांत क्या है और इसका फंक्शन कैसे होता है। चलिए दोस्तों, फिर जानते हैं। दोस्तों, रॉकेट सिलेंडर के आकार का एक ऐसा यान है जो बहुत ही तेज गति से अपनी विपरीत दिशा में जलते हुए एग्जॉस्ट गैसेस छोड़ता है, जिससे उसमें मोमेंटम उत्पन्न होता है और वह तेज गति से आगे बढ़ता रहता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक रॉकेट और एयरप्लेन में क्या अंतर होता है? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, रॉकेट और एयरप्लेन में सबसे बड़ा अंतर यह है कि एरोप्लेन केवल धरती के वायुमंडल में ही उड़ सकता है, क्योंकि इसे अपने फ्यूल को जलाने के लिए मौजूद ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वहीं दूसरी ओर रॉकेट धरती के वायुमंडल के साथ साथ वैक्यूम में भी उड़ सकता है, क्योंकि इसका इंजन फ्यूल को जलाने के लिए ज़रूरी ऑक्सीडाइजर अपने साथ लेकर उड़ता है। इसके इंजन को बाहर से ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यह कहीं भी और कितनी भी ऊंचाई पर उड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि रॉकेट कैसे और किस सिद्धांत पर अपना काम करता है। तो दोस्तों, रॉकेट न्यूटन के थर्ड लॉ यानी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। लेकिन अब आपका प्रश्न होगा कि अंतरिक्ष तो एक वैक्यूम प्लेस है, वहाँ ना कोई धरती है ना ही हवा, तो फिर रॉकेट किस चीज पर फोर्स लगाता है और उस फोर्स की विपरीत दिशा में कौन सी चीज रॉकेट पर बराबर फोर्स लगाती है? तो दोस्तों, इसका आंसर है कि दरअसल रॉकेट अपने पीछे लगे नोजल से तेज गति से निकलते एग्जॉस्ट के बल पर आगे की ओर बढ़ता है। रॉकेट अपने एग्जॉस्ट के पीछे की ओर बहुत ही तेज गति से बाहर निकलता है और उसी समय वो एग्जॉस्ट गैसें भी प्रतिक्रिया स्वरूप उतनी ही तेजी गति से उल्टी दिशा में रॉकेट को आगे बढ़ाती हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लें कि आप एक स्केटबोर्ड पर खड़े होकर एक बॉल को बहुत तेजी से फेंकते हैं। ऐसा करने से दो चीजें होंगी। पहला, जो बॉल है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और दूसरा, आप बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्योंकि आपका मास बॉल से अधिक है तो वो बॉल आपकी तुलना में थोड़ी अधिक दूरी तय करेगी। रॉकेट भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं रॉकेट इंजन और फ्यूल के बारे में। दोस्तों, रॉकेट इंजन में दो प्रकार के फ्यूल का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें प्रोपेलेंट नाम दिया गया है। ये दो तरीके के होते हैं, नंबर 1 लिक्विड प्रोपेलेंट, नंबर 2 सॉलिड प्रोपेलेंट। लेकिन सॉलिड प्रोपेलेंट से अधिक फायदेमंद तथा एनवायरनमेंट फेवरेबल होने के कारण अब विशेषतर
लिक्विड प्रोपेलेंट को ही ज़्यादा मान्यता दी जाती है। लिक्विड प्रोपेलेंट के लिए रॉकेट में लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, जिसे -253 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करके बनाया जाता है। वहीं ऑक्सीडाइजर के लिए लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है और इसे -183 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करके तैयार किया जाता है। दोस्तों, रॉकेट लॉन्च के कुछ ही घंटे पहले इन दोनों को रॉकेट इंजन में 2 अलग अलग टैंक में भर दिया जाता है। दोस्तों, अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो रॉकेट के अंदर का व्यू है, जिसमें नंबर 1 पर जो है वो है लिक्विड हाइड्रोजन, नंबर 2 पर जो है वो है लिक्विड ऑक्सीजन, नंबर 3 की बात करें तो वो एक पंप है जो फ्यूल और ऑक्सीजन को कंबशन चैम्बर में ले जाते हैं। नंबर 4 पर वो एक कंबशन चैम्बर है जहां दोनों लिक्विड मिलकर एक साथ जलते हैं। अब जो नंबर 5 है वो कंबशन चैम्बर से निकलती गर्म गैस के बीच में से एक पतली नली है जहां से ये लिक्विड निकलते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा थ्रस्ट उत्पन्न किया जा सकता है। अब लास्ट में जो आप नंबर 6 पर देख रहे हो वो एक अंतिम पड़ाव है जहां से एग्जॉस्ट गैसें बाहर निकलती हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ रॉकेट लॉन्च के बारे में। दोस्तों, रॉकेट एक या एक से अधिक चरणों से मिलकर बना हो सकता है। एक रॉकेट कितने चरणों का होगा यह उसके पेलोड के भार पर निर्भर करता है। अब दोस्तों, पेलोड क्या होता है? यह रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में जाने वाली वस्तुएं होती हैं, जैसे अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्री, वैज्ञानिक उपकरण, जैसी बाकी सारी अंतरिक्ष में भेजी हुई चीज़ें। दोस्तों, अगर पेलोड का वजन बहुत अधिक होता है तो एक से अधिक चरणों का इस्तेमाल रॉकेट में किया जाता है। दोस्तों, प्रत्येक चरण के अपने अलग अलग इंजन होते हैं जो एक या एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स का एक रॉकेट जिसका नाम स्पेसएक्स फैल्कॉन 9 है, यह 1-2 चरणों वाला रॉकेट है। इसके पहले चरण में कुल 9 इंजन हैं और दूसरे चरण में सिर्फ 1। दोस्तों, पहला चरण रॉकेट को धरती के एटमॉस्फेयर से बाहर ले जाने का कार्य करता है, क्योंकि इसी चरण को एटमॉस्फेरिक प्रेशर को झेलते हुए रॉकेट के भार के साथ साथ पेलोड को एटमॉस्फेयर से बाहर ले जाना होता है। इसीलिए यह रॉकेट का सबसे बड़ा और शक्तिशाली भाग होता है। जैसे ही पहले चरण का कार्य समाप्त हो जाता है, वैसे ही यह रॉकेट से अलग होकर धरती पर पैराशूट की मदद से वापस आ जाता है, जिसे वैज्ञानिक दोबारा उपयोग करने के लिए वापस ले लेते हैं। अलग होने की इस प्रक्रिया को स्टैगिंग कहा जाता है। प्रथम चरण के अलग होते ही दूसरे चरण का इंजन चालू हो जाता है और आगे का कार्य यही पूरा करता है। दोस्तों, अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो सब्सक्राइब का बटन फोड़ डालें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर आपसे हम अगली वीडियो में। आपका वीडियो देखने के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।